May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए। Thank you, sir. रवि, आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है? Yes, sir. किस कॉलेज से? SRS कॉलेज। कहाँ है ये कॉलेज? सर ये नवादा में है, पूरा नाम इसका सीताराम साहू कॉलेज है। और 10th और 12th कहाँ किया? सर 10th भी मैंने नवादा में ही किया है, दयाल पब्लिक स्कूल से, और 12th मैंने सत्येंद्र नारायण सिंह इंटर स्कूल से किया है, वो भी नवादा में ही है। तो मूलतः आप नवादा के निवासी हैं? यस सर। नवादा के किस क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से कि शहरी क्षेत्र से? सर मूलतः मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। कहाँ? वहाँ एक पंचायत है तियार, उसका एक टोला है मौली, तो मैं वहाँ से मूल रूप से हूँ। कौन से पंचायत? तियार। किस प्रखंड में? सर प्रखंड अकबरपुर है। अच्छा अच्छा। तो आपको हॉबी है शायरी सुनने का? सर एज सच कोई हॉबी नहीं है, पर शेर सुनना थोड़ा पसंद है बाकियों के तुलना में। तो सबसे पहले तो एक शेर सुनाइए आप। सर एक शेर मुझे बहुत पसंद है जॉन एलिया का। उनका शेर है कि बेदिली बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहें तो हम मर जाएंगे। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिर्ज़ा गालिब के भी कुछ शेर आपने पढ़ा है, याद किया है, सुना है? यस सर। ज़रा मिर्ज़ा गालिब का एक शेर सुना दीजिए। सर एक शेर है जो अक्सर मेरे ध्यान में आता है कि हाथों की लकीरें पर मत जा ए गालिब, क्योंकि किस्मत उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक बात बताइए रवि कि आपने पॉलिटिकल साइंस से किया है ग्रेजुएशन और आपने विषय रखा है वैकल्पिक अपना हिस्ट्री। यस सर। ऐसा क्यों? पॉलिटिकल साइंस तो चॉइस होता है लोगों को, वैकल्पिक विषय के रूप में रखने से आप हिस्ट्री रख रहे हैं। यस सर। सर चूँकि मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर था ग्रेजुएशन में, और हिस्ट्री भी मुझे पढ़ना था एज अ सब्सिडरी पेपर, तो जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मैं हिस्ट्री में खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल पा रहा था, और मुझे ऐसा लगा पढ़ने के दौरान कि मैं हिस्ट्री में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ। इसी कारण से बाद में मैंने एज एन ऑप्शनल हिस्ट्री को ऑप्ट कर लिया। मध्यकाल में बादशाह अकबर हुआ करते थे। यस सर। भारतवर्ष के राजा। उन्हें मुगल काल के सभी राजाओं से अलग और बेहतरीन माना गया है। उनकी शख्सियत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। यस सर। किन वजहों से दिया गया है बताइए? सर ग्रेट अकबर जो थे, उनकी जो नीतियाँ थी वह अन्य सभी मुग़ल शासकों को अगर छोड़ भी दे तो इनफैक्ट पूरे विश्व के अन्य अधिकांश शासकों की तुलना में काफ़ी अलग थी। सबसे पहले अगर मैं बात धार्मिक नीति, उनकी धार्मिक नीति की करूं, तो जिस समय पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में सिया सुन्नी के बीच में, या यूरोप में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक पंथ के बीच में विवाद चल रहा था, उसी समय अकबर के द्वारा इंडिया में एक ऐसी नीति अपनाई गई जिससे बहुसंख्यक शासित वर्ग जो हिंदू थे और अल्पसंख्यक शासक वर्ग मुस्लिम जो थे, उनके बीच एक समन्वय स्थापित किया जा सके। उसी तरह से उनकी जो राजपूत नीति थी वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की दृष्टि से बेहद ही व्यवहारिक और उपयोगी नीति रही थी। उसी तरह से उनके काल में जो कला, साहित्य, संस्कृति आदि के क्षेत्र में विकास हुआ वो अपने आप में अद्वितीय और अभूतपूर्व रहा था। तो इन्हीं कारणों से चूँकि उनके काल में सर्वांगीण विकास देखा गया था, इन्हीं कारणों से उन्हें महान शासक के रूप में देखा जाता है। मुगल साम्राज्य में जितने भी राजा हुए, जितने भी शासक हुए, यस सर, शुरू से लेकर के आखिरी राजे तक क्रमवारा उसका नाम केवल बताइए। ओके सर। सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फ़र्रुखसियार, रफ़ी-उद-दरजात, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो आपने कहा, यस सर। क्या ये वही थे जो शायर भी थे? यस सर।
बहादुर शाह जफ़र और द्वितीय दोनों एक ही हैं। दरअसल वो शायर भी थे, उनके कुछ शेर भी पढ़ने को मिलते हैं। तो बहादुर शाह जफ़र का वो 2 गज़ वाली अगर कोई शेर आप सुना दें। सॉरी सर, 2 गज वाली शेर तो अच्छे से याद नहीं है, पर उनका एक बहुत फेमस शेर रहा है कि दौरे जहाँ लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में बीत गए 2 इंतजार में। और कोई दूसरा? सॉरी सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। रवि राज, यस सर। आपने हिस्ट्री से किया? नहीं, ऑप्शनल आपका हिस्ट्री है। यस सर। तो आप बताएं कि आप जो बौद्ध धर्म है यस उससे बिहार में जुड़े हुए कौन कौन स्थान हैं? सर, सबसे प्रोमिनेंट स्थान तो नालंदा है। नालंदा अपने आप में जो यूनिवर्सिटी और बौद्ध विहार दोनों ही रहा है। उसके साथ साथ सर विक्रमशिला जो भागलपुर में है, वो भी बौद्ध धर्म से बहुत कनेक्टेड है। और बोध गया तो नो डाउट इसके लिए प्रोमिनेंट स्थल है ही। फिर राजगीर का भी अपना सिग्निफिकेंस बौद्ध धर्म के क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त सर वैशाली के कुछ क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का प्रमाण देखने को मिलता है। कहाँ पर उसका महानिर्वाण हुआ था? सर सारनाथ, प्रथम सॉरी सर, महापरिनिर्वाण सारनाथ में हुआ था, जबकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। सारनाथ में कहाँ क्या हुआ था? सॉरी सर, मैं थोड़ा सा मिस कर गया। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनारा में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। उसी तरह से जैन धर्म का बताइए। सर, जैन धर्म में महात्मा महावीर को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी, जिसे हम लोग कैवल्य के नाम से जैन धर्म में पुकारते हैं। इनसे जुड़े हुए कौन कौन से स्थान हैं बिहार में? सर, पावापुरी एक तो प्रोमिनेंट स्थान है ही। सर, बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर नवादा में भी जो स्थल है, विशेष करके जैन मंदिर, वहाँ भी कहा जाता है कि जैन धर्म के बहुत सारे तीर्थकर आए थे और वहाँ भी उन्होंने अपनी शिक्षा दी थी। बाकी का यस। अच्छा, जिस समय ये दोनों थे तो जैन भी, तो उनके एक तीसरे सेक्ट की भी उत्पत्ति हुई थी। यस। उसका क्या नाम है? सर, उस समय बहुत सारे पंथ थे, जिसमें से एक प्रोमिनेंट उस समय चारवाक पंथ भी था। आजीवक संप्रदाय भी उस समय ही विकसित हुआ था। इसके अतिरिक्त अजीत केस कंबलिन के विचार थे, संजय बलिटपुत्र के संप्रदाय थे। तो इस तरह से कई संप्रदाय का उस समय शुरुआत हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म जब अपनाया, उसके बाद उसकी जो बोलते हैं कि चंड अशोक धम्म अशोक परिवर्तन हो गया। चंड अशोक। तो आप बताएं कि उसके बाद उसके पॉलिसी में क्या अंतर है? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया। अशोक ने कलिंगा वार के बाद जो Yes, है वो चंड अशोक से वो Yes, sir. अशोक हो गया, बौद्ध धर्म अपनाया। यस सर। तो उसमें फिर क्या इसका परिणाम हुआ उसके प्रशासन में और भारतीय इतिहास पर? सर, इसके बाद ही दरअसल अशोक जो एक सामान्य शासक थे, वहाँ से वो ग्रेट अशोक के रूप में उभर कर सामने आए, क्योंकि वहाँ से उन्होंने भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष की नीति को अपना लिया। अर्थात अब वे युद्ध के स्थान पे युद्ध के विकल्प के रूप में धम्म की नीति को अपना करके लोगों के हृदय परिवर्तन और संस्कृति तथा इस तरह के सॉफ्ट पावर की नीति को अपना करके अपने राज्य को सुदृढ़ीकरण की तरफ ध्यान देने लगे, जबकि इससे पहले उनका मुख्य बल राज्य के विस्तार पर था। उसी तरह से इसके बाद वो मानवता के ओर ज़्यादा उन्मुख हुए और एक कल्याणकारी शासक के रूप में उभर कर आए। पुराने ज़माने में जो राजतंत्र थे उसके राजा हेड हुए थे। कहीं हम लोग के इतिहास में गणतंत्र का भी है उल्लेख, कहाँ गणतंत्र था? सर, गणतंत्र, बहुत सारे गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है। इनफैक्ट बौद्ध ग्रंथों में तो लगभग 10 गणतंत्रों की चर्चा मिलती है, जिसमें बिहार में भी विदेह हो गया, या फिर वैशाली लिख के लिच्छवी थे, नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिल वस्तु था, फिर मल थे कुशीनारा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। फिर
अर्जुनायन योधे अर्जुनायन युधिष्ठिर, इस तरह से सिकंदर के इतिहासकार के द्वारा भी कई गणतंत्रों की चर्चा मिलती है। फिर उत्तर पश्चिम भारत में भी कई गणतंत्र का नाम देखने को मिलता है। बिहार में पर्यटन क्यों पिछड़ा हुआ है और सरकार द्वारा इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? सर, बिहार में पर्यटन के पिछड़े होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि यहाँ बुनियादी अवसंरचना का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है। कनेक्टिविटी या फिर हॉस्पिटैलिटी की जो व्यवस्थाएं होती है, होटल या गाइड, इन सब की अभी समुन्नत व्यवस्था नहीं हो सकी है। फिर बिहार के पर्यटन क्षेत्र की ब्रांडिंग भी अच्छे से नहीं हो सकी है। इनफैक्ट कुछ पर्यटन केंद्रों को अगर छोड़ दे, जैसे बोध गया या फिर नालंदा, तो शेष पर्यटन स्थलों का बहुत अच्छे से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार नहीं किया जा सका है। देन आफ्टर सर, इस पे सरकार की नीति भी बहुत स्पष्ट नहीं रही है। हालांकि विगत कुछ वर्षों में या विगत कुछ दशकों में इस दिशा में काफ़ी प्रयास देखने को मिला है और हाल ही में बिहार पर्यटन नीति को भी अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार में बौद्ध सर्किट्स 8 सर्किट्स पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किए जा रहे हैं ताकि पर्यटन का समग्र रूप से और एकीकृत ढंग से विकास हो सके। फिर केंद्र सरकार की भी ऐसी योजनाएं रही हैं, जिसमें विरासत योजना और हृदय योजना, तो इन सबसे भी बिहार के पर्यटन क्षेत्र का विकास संभावित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बेस पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके तहत मशीनों में भी उस तरह की बुद्धिमत्ता विकसित की गई है जो बुद्धिमत्ता सामान्य रूप से मानव के पास समझी जाती थी या मानव के पास होती थी। डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट क्या है? सॉरी सर, मुझे अभी भारत के विदेश मंत्री गए हैं किसी समिट में भाग लेने के लिए। सर, वो SCO है, संघाई सहयोग संगठन। क्या है ये? सर, ये दरअसल मूल रूप से 5 सदस्यों के द्वारा शुरू किया गया था संघाई 5 के नाम से। फिर 2001 में बतौर उज्बेकिस्तान जब इसमें एक सदस्य के रूप में जुड़ा तो वो SCO बन गया। बाद में 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसमें जुड़े और फिर कालांतर में ईरान और अब बेलारूस भी जुड़ चुका है। इस तरह से ये कुल 10 देशों का संगठन है जिसका बहुआयामी उद्देश्य है। फॉर एग्जांपल, राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, आतंकवाद से निपटना या रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। तो ये एक क्षेत्रीय संगठन है सर। कनाडा के साथ क्या अपना इशू है? सर, कनाडा के साथ अभी भारत का संबंध बहुत ज़्यादा जटिल हो चुका है। इनफैक्ट पिछले वर्ष के मध्य में हरदीप सिंह निज्जर नाम के खालिस्तानी की हत्या की गई थी। तो कनाडाई सरकार का वर्तमान की सरकार का ये मानना है कि इसमें भारतीय एजेंसियों का योगदान था और भारत सरकार की भूमिका रही है। यद्यपि कनाडा सरकार के द्वारा या जस्टिन ट्रूडो की सरकार के द्वारा इस संबंध में कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया है। इसके बावजूद कनाडाई प्रधानमंत्री इसको लेकर के भारत के प्रति बहुत ज़्यादा टेंटेटिव है और इस कारण से उन्होंने हाल के दिनों में कुछ दिन पहले ही भारतीय डिप्लोमेट्स को भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और पर्सन ऑफ कंसर्न के रूप में नामित कर दिया। परिणाम था भारत सरकार अपने डिप्लोमेट्स को तो एक तरफ वापस बुला ही ली है हाई कमिश्नर के साथ साथ 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को भी अपने देश से निष्कासित कर दी है। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। रवि, ये बताइए, यस सर, आप किसी भी सामान्य जो छात्र हैं उससे कम नहीं है नॉलेज में, तो आपको ये सब आप कैसे पढ़ते हैं? कैसे, क्या ब्रेल लिपि में अवेलेबल है ये सब? सॉरी सर, मैं ब्रेल नहीं जानता हूँ। मैंने ब्रेल स्क्रिप्ट की पढ़ाई नहीं की है। इनफैक्ट मैं अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई अपनी मदर की हेल्प से किया करता हूँ। अच्छा, वो पढ़ करके सुनाती हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें ऑडियो फॉर्मेट में भी अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, तो मैं उनका सहारा लेता हूँ। तो ब्रेल में आपने पढ़ाई की है? नहीं किया? नहीं बिल्कुल सर, नहीं। नहीं सर। अच्छा बताइए, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल। किसने? लुई ब्रेल। कहाँ के थे लुई सर, ब्रेल? ये फ्रांस के थे। अच्छा, तो आपने कभी कोशिश नहीं की? नहीं, इनफैक्ट सर मैं नवादा से हूँ तो वहाँ पे इन चीज़ों की सुविधा नहीं है और दरअसल घर पे ना आर्थिक रूप से हम लोग सक्षम थे और इतने जागरूक भी घर में लोग नहीं थे कि ब्रेल स्क्रिप्ट या इस तरह के अन्य डिवाइसेस के बारे में बता सके। अच्छा अच्छा, तो आपका बाय बर्थ ये है ब्लाइंडनेस या बाद में हुआ है? सर, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तो ये बाय बर्थ है, पर ये क्रमशः बढ़ता गया और अच्छा। क्लास 4-5 तक आते आते बहुत ज़्यादा गंभीर रूप लेता गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, एक
हिंदू के बहुत प्रसिद्ध संत हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी राम मंदिर मामले में यस सर, दृष्टांत पेश किए। यस सर। उनका क्या शुभ नाम है? सर उनका नाम रामभद्राचार्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर वो अगर मैं ठीक से रिकॉल कर पाऊँ सर तो वो चित्रकूट पीठ के हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, यस सर। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? सर 38 जिले हैं। और उत्तरी बिहार में? सर एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता। हाँ, अच्छा ठीक है। ये बिहार के अर्थव्यवस्था में जीडीपी के टर्म में बताइए कितना कंट्रीब्यूशन किस कंपोनेंट का, किस अवयव का कितना आती है? सर इस वर्ष जो 2023-24 की आर्थिक समीक्षा पेश हुई है उसके अकॉर्डिंग प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 20% है, द्वितीयक क्षेत्र का भी योगदान 20% है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान 60% है। चलिए बहुत अच्छे। तो ये आपको क्या बताता है? यदि कोई बताए कि एक स्टेट है जिसमें ऐसा ऐसा जीडीपी का कंपोनेंट्स ही है, तो उस स्टेट के बारे में आपके सामने क्या रिफ्लेक्ट होता है, क्या प्रतिबिंबित होता है? सर इसे एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि दुनिया में औसत लगभग 55-56% है सेवा क्षेत्र का योगदान, जबकि विकसित देशों में अगर जाए तो उनका उसमें उन देशों में सेवा क्षेत्र का योगदान ऑलमोस्ट 75-76% रहता है ऑन एन एवरेज, जबकि बिहार में 60% है, जो एक विकास उन्मुखी अर्थव्यवस्था का घोतक है। उसी तरह से बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था का योगदान ऑलमोस्ट 20% है, जो अगेन विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर ही संकेत करता है। अच्छा, आजकल एक कहा जाता है कि आजकल किसान जो भी हैं Yes, वो ऊर्जा के उत्पादक भी हैं, मतलब ऊर्जा के एक स्रोत के उत्पादन में वो सहायक होते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सर क्योंकि कृषि अपशिष्ट का इस्तेमाल इथेनॉल उत्पादन में या बायोमास के उत्पादन में किया जा सकता है। कृषि अब जैसे इथेनॉल बनता है कृषि अपशिष्ट का, वो कौन सा सर बहुत सारे किस फसल से बनता है? इसमें बहुत सारे फसलों का उपयोग किया जा सकता है सर, पर प्रोमिनेंटली मक्का का और गन्ने का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। आप गन्ना का एग्जाम्पल लेके बताइए। शुगर फैक्ट्री में शुगर बना, उसके बाद क्या बचा? सर उसके बाद तो हमारे पास उसकी खोई बच जाती है, जिसका इस्तेमाल कागज़ के निर्माण में भी किया और जाता है। मोलासेस एक होता है। यस सर, उसके साथ उसके गुड़ का निर्माण होता है, खांड शर्री का निर्माण होता है, मॉलिसेस का निर्माण होता है। अल्कोहल किस चीज़ से बनाता और है? सर वो गन्ना के रस से ही मूलतः बनाया जाता है। थोड़ा इसमें सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, Sorry, बाय प्रोडक्ट मोलासेस। अच्छा ठीक है, आपने अल्कोहल बना लिया। अभी हमारी क्या नीति है? ब्लेंडिंग की नीति है ना Yes, कि sir. अपने फ्यूल में हम इसको Yes, मिलाएंगे। कितने % तक मिला सकते हैं? सर 2025 तक हमारा लक्ष्य है कि हम 20% तक इसको अचीव कर लें। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? सर इससे कई फायदे होंगे। सबसे पहले तो किसानों के आय में वृद्धि होगी। ठीक। लेकिन आफ्टर सर पोल्यूशन और जो हमारा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में काफ़ी मदद मिलेगा। तीसरा ये सर कि पेट्रोलियम के लिए हम लगभग 87% तक इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, जिससे हमारा बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व का एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर हम लोकल लेवल पे ही अपने डोमेस्टिक लेवल पे ही एथेनॉल का उत्पादन करते हैं और उसका ब्लेंडिंग करते हैं तो हमारा विदेशी मुद्रा बच सकेगा। फिर सर प्रदूषण भी एक बड़ी गंभीर समस्या है भारत में, तो इससे निपटने में भी मदद मिलेगी। और एक और फैक्टर ये है सर कि इससे रोजगार का भी संवर्धन होगा, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मान लीजिए 20% तक ब्लेंडिंग का हम लोग टारगेट अचीव कर लिए, ठीक है। यस सर। अब आप बताइए कि कितना % तक इसमें हमको फ़ायदा होगा, मतलब इंपोर्ट में ये कितनी राशि हमको कम लगानी पड़ेगी? रफली हम पूछ रहे हैं, कोई हम डाटा आपसे नहीं पूछ रहे हैं। नहीं सर, मैं ये तो अच्छे से नहीं बता पाऊँगा, पर ये है कि चूँकि इंडिया एक विकासशील देश है और यहाँ अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ते जा रही है, तो इससे भविष्य में जो और ज़्यादा डिमांड होगा उसको कम करने में या उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद मिलेगा। एक सिंपल आंसर इसका ये हो सकता है कि जितना % ब्लेंडिंग में जितना क्वांटिटी लगेगा, जितना उतना तो हम कम इंपोर्ट करेंगे। सिंपल आंसर है। मैं आपसे यही चाह रहा था, मैं बहुत विशेष नहीं चाह रहा था आपसे। अच्छा ये बताइए, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बताइए, स्वर्ण काल हम भारतीय इतिहास का कौन सा है? सर इस संबंध में अब सामान्य रूप से तो गुप्त पीरियड को ही गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री माना जाता है, पर जो नवीन अवधारणाएं आ रही है उसमें किसी एक काल पीरियड, किसी एक खास काल को गोल्डन पीरियड मानना या किसी एक खास पीरियड को डार्क आप कंट्रोवर्सी में मत जाइए, ठीक है। अपना उत्तर को यहीं पर सीमित कर दीजिए और बेहतर होता गुप्त काल के बाद का बता देते, ठीक है ना। सॉरी सर। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई आपका मंतव्य जान के।
आपके लिए 2 लाइन कहना चाहेंगे। सर हवाओं को कहो अपनी औकात में रहें, हवाओं को कहो अपनी औकात में रहें, हम पंखों से नहीं हौसले से उड़ान भरते हैं। थैंक यू सर। ये आपके लिए है। थैंक यू। रवि, यस सर। अभी जो आपने इंटरव्यू दिया, यस सर। तो यहाँ हम लोग 3 व्यक्ति हैं आपके सामने बैठे हुए, बारी बारी से आपसे हम Yes, लोग बात कर रहे थे और हम तीनों की यह सम्मिलित राय है कि आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा है, थैंक यू आउटस्टैंडिंग रहा है। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपने ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का यहाँ प्रस्तुतिकरण किया है थैंक यू सर। और बिल्कुल इसी टेम्पो में यदि आप मुख्य इंटरव्यू को फेस करते हैं तो हम सबों को उम्मीद है कि बहुत ही बेहतर परिणाम आएंगे और अंतिम चयन सूची में आपका नाम आएगा। थैंक यू सर। आपका ये तीसरा अटेम्प्ट है। यस सर। आपने इससे पहले कभी इंटरव्यू दिया है? नहीं सर। इनफैक्ट सर जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट लिया था 67th में, तो मेरा मेंस में प्रॉब्लम ये हो गया था कि मुझे स्क्राइब कमीशन के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया था वो बहुत जूनियर था, 10th का बच्चा था, तो वह स्टैट्स के क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाया, तो इस कारण से वो मेरा पूरा छूट गया था। और फिर वो जो लिखा था वो भी अपठनीय था, तो उसको पढ़ना बहुत मुश्किल था, तो मेरे नंबर बहुत कम आ गए थे। सेकंड के बाद जब सेकंड मैंने प्री दिया तो उससे मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। चलिए कोई बात नहीं। आपका इंटरव्यू किस तारीख को है? सर 22 तारीख को है। आज 17 अक्टूबर है और 22 को आपका इंटरव्यू है। इसका मतलब आपके पास केवल 4 दिन है यस सर। तैयारी करने का। यस सर। हम लोग कोई विशेष सजेशन आपको नहीं देने जा रहे हैं कि आप इस दिशा में तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज हम लोग देख रहे हैं कि प्रायः सभी क्षेत्र में आपकी जानकारी अच्छी है और बहुत अच्छी है। खासकर मुग़ल सम्राटों के बारे में जो जानकारी हम लोगों ने आपसे चाही थी, तो जितनी जानकारी चाहिए थी उससे लगभग 1.5 गुना 2 गुना आपने ज़्यादा जानकारी दे दी। हम लोगों ने समझा ये था कि आप औरंगजेब के बाद समाप्त कर देंगे इसे, चूँकि राजा के रूप में, सम्राट के रूप में, मुग़ल सम्राट के रूप में औरंगजेब तक को ही माना जाता है। उसके बाद के जो नाम आपने बताए यस। तो ठीक है, उनके वंशज थे और उनके राजपाट में स्वतंत्रता का कहीं न कहीं अभाव था। यस सर। वो उस तरह के राजा नहीं थे जैसे अकबर थे या जहांगीर थे या औरंगज़ेब थे। उसके बाद किन परिस्थितियों में डिटोरिएशन हुआ आप समझ रहे हैं, लेकिन Yes, आपने बहुत आगे तक उनके वंशजों के बारे में बता दिया। एनीवे, आप जब जाएंगे 22 तारीख को तो आपके साथ निश्चित रूप से कुछ लोग होंगे ही, परिवार के लोग होंगे। Yes, sir. आपका गेटअप क्या होगा, ड्रेस क्या होगा? सर ड्रेस तो मैंने सूट इसके लिए लिया है सर। हाँ, तो वो पर मैंने उसे अभी पहना नहीं सर, क्योंकि मुझे लगा कि वो गंदा हो जाएगा, तो फिर नहीं ठीक है, आपने नहीं पहना कोई बात नहीं है, सूट है ये काफ़ी है। Yes. जूता पहन लीजिएगा यस सर। अच्छे तरीके से और अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप बनाए रखेंगे। जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यस सर। इससे बिल्कुल 19 नहीं होना है। यस आपसे एक सवाल किया जा सकता है जो हम लोगों ने नहीं किया है, इसलिए बता दे रहे हैं। Yes, sir. आप एक ऐसे ज़िले से आते हैं जिस ज़िले में पर्यटन के कई सारे स्पॉट हैं, यस सर। जैसे ककोलत जलप्रपात है, यस। फुलवरिया डैम है, शोखोदेवरा आश्रम है यस सर। और ज़िले के बिल्कुल बगल में लछुआड़ है, गुणावा जैन मंदिर है जो आपके नवादा शहर के Yes, sir. अंदर ही है। यस सर। तो वो भी जैनियों के लिए बहुत बड़ा धाम के जैसा है। यस सर। तो आपके ज़िले के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। एक सीतामढ़ी नामक स्थान है, यस सर। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखिएगा, ओके सर। ठीक है ना? यस सर। कितना पॉपुलेशन है, कितना घनत्व है वहाँ का, आबादी का, ये सब जनरल नॉलेज अपने ज़िले के बारे में और साइमल्टेनियसली बिहार राज्य के बारे में यस सर। ये जानकारी आप रख लीजिएगा। बिहार के बारे में बहुत कम आपसे पूछताछ हुई है, कितने पर्यटन स्थल हैं, पक्षी विहार यहाँ कितने हैं, बाढ़ क्यों आती है, वगैरह वगैरह। यस। तो ये सब अपडेट कर लीजिएगा। 4 दिन काफ़ी समय होता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस के साथ आप
अपडेट अपने आप को कर लेंगे और हम लोगों को विश्वास है कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, अंतिम चयन सूची में आपका नाम आएगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए।